अब से 2 महीने पहले एक्सपेक्टेशंस थी कि नॉर्मल मॉनसून रहेगा, लेकिन अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि मॉनसून एक्सपेक्टेशन से बेहतर रह सकता है। तो क्या इस थीम को ध्यान में रखते हुए मिड कैप में प्ले करना चाहेंगे, और अगर हाँ तो आपकी पहली चॉइस कौन सी है? बिल्कुल। आई थिंक ग्लोबली दीपाली जी अगर आप देखें तो पूरा एग्री इकोसिस्टम का थीम एक उभर के आ रहा है, और प्राइसेस जो है एग्री कमोडिटीज के वो भी पिछले 7, 8, 10 साल के हाई लेवल पे है। दूसरा है कि गवर्नमेंट भी रिफॉर्म्स के तौर पे जैसा रिसेंटली एमएसपी थोड़ी बढ़ा दी गई है, डीएपी के जो फर्टिलाइजर रिफॉर्म्स में भी काफी बोल्ड स्टेप्स लिए गए हैं, तो गवर्नमेंट का भी फोकस वहीं पे है। तो ये एक थीम बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है फॉर इन्वेस्टर्स फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें हमारा पहला जो पिक है वो कोरोमंडल इंटरनेशनल है। ये एक बहुत बेहतरीन साउथ बेस्ड कंपनी है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स, क्रॉप प्रोटेक्शन और रिटेल, ये सेगमेंट्स के अंदर काफी अच्छा काम कर रही है। इसमें एक सिंपली मैं बताऊं कि इसका जो मेन स्टोरी वो ये है कि जो नॉर्मल यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स जो फार्मर्स यूज करते हैं, वो जैसे जैसे उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी वो कॉम्प्लेक्स और अच्छे बेटर न्यूट्रिएंट्स वाले फर्टिलाइजर्स के ऊपर जाएंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा कोरोमंडल इंटरनेशनल को मिल सकता है, और इसमें बहुत बड़ी री रेटिंग हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 983 का है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल है मिड कैप से पहली पसंद, जहां पर 983 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है, और ये पहला स्टॉक रहेगा हेमांग की ओर से। इनफैक्ट पार्थिव, आप भी इस थीम को प्ले करना चाहेंगे क्या? कोई स्टॉक चुनेंगे स्पेस से जो कि मॉनसून एग्री स्पेस से रिलेटेड हो? डेफिनेटली थैंक्स टू हेमांग जी, उन्होंने मेरा काम काफी आसान कर दिया। बिकॉज मेरा जो एक कंपनी है वो है ईआईडी पेरी, और ये सेम मुरुगुप्ता ग्रुप कंपनी से है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम जानते हैं कि ईआईडी पेरी के पास काफी बड़ा होल्डिंग, ऑलमोस्ट अबाउट 60% इन कोरोमंडल इंटरनेशनल। और कोरोमंडल इंटरनेशनल भी बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी, आगे जाती भी बहुत बेहतरीन करेगी। तो अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर देखूं तो ईआईडी पेरी के पास जो स्टेक है उसको अगर मैं एक बहुत बड़ा होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी देता हूँ 40-50%। फिर भी अगर मैं देखने जाऊं तो जो शुगर बिजनेस है, जो रिफाइनिंग बिजनेस है, न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस है, वो ऑलमोस्ट अवेलेबल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट ओनली इन होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट पैसा ज्यादा नहीं बनता है, हमें कोर बिजनेस कैसा चल रहा है, स्टैंड अलोन बिजनेस कैसा चल रहा है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि पिछले 2 साल के अंदर ईआईडी पेरी ने पूरा डेट फ्री बिजनेस मॉडल कर दिया है, पूरा उनका बैलेंस शीट डेट फ्री हो गया है, और उन्होंने बहुत एफिशिएंसीज पे काम किया है। पहली एफिशिएंसी की मैं अगर बात करूं तो उन्होंने कुछ प्लांट्स रीलोकेट किए हैं फ्रॉम तमिलनाडु टू कर्नाटका। इसका रीजन यही है कि जो केन की यील्ड है वो कर्नाटका मार्केट्स में बेटर है एज कम्पेयर टू तमिलनाडु, तो आगे जाते उनको अच्छी प्रोडक्टिविटी से बिजनेस उनका चलेगा। प्लस अगर देखने जाए तो मॉनसून ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स हैव बीन वेरी गुड, रिजर्वर लेवल्स काफी अच्छे भरे हुए, और इस साल का भी मॉनसून अच्छा लग रहा है। और शुगर सेक्टर में ओवरऑल काफी तेजी लग रही है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्पेशली इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो उसके वजह से मुझे लग रहा है कि शुगर सेक्टर में एक सस्टेनेबिलिटी से रैली होगी। और इवन ब्राजील का भी जो डेटा आ रहा है जहां पे डेफिसिट की बात चल रही है बिकॉज ऑफ ड्राउट, तो वो भी बोर्ड्स वेरी वेल फॉर अ कंपनी लाइक ईआईडी पेरी। दूसरी अच्छी बात है तो थोड़ा कमोडिटी मॉडल से डी रिस्क हो रहे हैं और थोड़ा B2C पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाइक इन जैगरी, इन शुगर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स टाइप की हेल्थ बोलते हैं, हेल्थ वाली अच्छी शुगर जो है उनका भी वो काफी प्रचार कर रहे हैं, मार्केटिंग स्पेंड्स भी कर रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है आगे जाते बहुत ही बेहतरीन फायदा करेगा। उन्होंने डिस्टिलरीज में भी कैपेसिटीज बढ़ाई है जो कैश फ्लोस को ऐड करेगा। और अच्छी बात ये है कि कोरोमंडल इंटरनेशनल अच्छा करता है, वो अच्छा डिविडेंड देता है, तो मेजॉरिटी डिविडेंड ईआईडी पेरी को मिलता है। प्लस ईआईडी पेरी भी एक ऐसी शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनी है जो उनके इन्वेस्टर्स को काफी रिचली रिवॉर्ड करती है। तो मेरा मानना है 20% इजीली यहाँ से अपसाइड मुझे दिख रही है आने वाले 6 से 12 महीने। ठीक है, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल को तो मिले हैं 2 ब्लू टिक, हेमांग की भी पसंद है वो, और वोट उसको मिला है पार्थिव का भी। और जो पार्थिव ने स्टॉक चुना है वो है ईआईडी पेरी। तमाम फैक्टर्स आपको बताए क्यों खरीदना चाहिए, और इन स्तरों से 20% के रिटर्न तो आसानी से मिल सकते हैं। संजीव जी, अगर एक सेक्टर की बात करें जिसने कोविड संकट में सबसे पहले चलना शुरू किया था, वो था फार्मा, और इसमें दिग्गज स्टॉक्स हो या फिर छोटे शेयर्स हो, दमदार पैसा बनाकर दिया है। लेकिन एक एप्रीहेंशन ये अब थोड़ी मन में है इन्वेस्टर्स के, क्या अभी भी स्टीम फार्मा में बाकी है?
आपको क्या लगता है, कोई चुनेंगे स्पेस से स्टॉक, मिड कैप स्पेस से खास तौर से? जो पिक होगा वो लॉरस लैब है। ये कोविड क्राइसिस के टाइम में भी बहुत अच्छा इन्होंने अर्निंग डिलीवरी किया था, और पोस्ट कोविड भी जब नॉर्मलाइजेशन आएगा, ये एक स्ट्रक्चरल पे बेस्ड है कंपनी। अगर लॉरस की बात करूं बिजनेस की, तो इसका एपीआई है जो क्या हाई थेराप्यूटिक, इसका ईआरपी है, डिवीजन है, वो बहुत ही स्ट्रक्चरल थीम बेस्ड एक अर्निंग विजिबिलिटी है वहाँ पे। और अगर यहाँ पे कैपेसिटी की बात करें तो आगे ही कैपेक्स करके रखा हुआ था, इसलिए ये फ्यू कंपनीज है जहाँ पे कोई कैपेसिटी कंस्ट्रेंट देखने को मिल नहीं रहा है। और अगर मैनेजमेंट अभी भी 15 से 1700 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपांशन की बात कर रहा है कुछ सालों में, उनको जानते हैं कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है उनके प्रोडक्ट के लिए। डिमांड विजिबिलिटी आने वाले 2-3 सालों के लिए बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। तो लॉरस लैब अगर उनका अक्रॉस बिजनेस जो आउटलुक है बहुत स्ट्रांग है। रिसेंटली उन्होंने एक छोटी सी कंपनी को एक्वायर किया था, रिचको लाइफ साइंसेज। वहाँ पे भी मैनेजमेंट का मानना है कि FY22 में रेवेन्यू डबल हो जाएगा, हालांकि बहुत कम है लेकिन रेवेन्यू वहाँ पे भी डबल हो जाएगा। इसके लिए मैनेजमेंट अगर आप देखिए तो FY23 का जो टोटल रेवेन्यू बेस है that will go to touch $1 billion। अभी अगर FY21 की बात करूँ तो 4,800 के आसपास है। By FY23 that will touch 7,500 करोड़। तो एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी वाली कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, हाई रिटर्न रेशियो, तो ये कंसिस्टेंटली अच्छी करती जाएगी लॉस। यहाँ पे अभी भी हमारा बाय बना हुआ है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 720। ठीक है, तो लॉरस लैब्स है, संजीव को पसंद, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है।